हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई एम दीपा सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स के पेपर 9 की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस यूनिट के हम 3.1 डिस्कस करेंगे, जिसका पॉइंट है ऑन ओवरव्यू ऑफ मेथड टीचिंग्स लाइक सोर्स मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एक्सेट्रा। इस वाले पॉइंट में हम काफ़ी सारे मेथड पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जानेंगे। शिक्षण विधियों व्यापक तकनीकें हैं जिनका उपयोग छात्रों को सीखने के परिणाम प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जबकि गतिविधियां इन विधियों को लागू करने के विभिन्न तरीके हैं। शिक्षण विधियों छात्रों की मदद करती है। जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, पढ़ाने की जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो छात्रों की काफ़ी तरह से हेल्प करती है और इन शिक्षण विधियों के ज़रिए से वो शिक्षक को भी काफ़ी अच्छे से परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है सोर्स मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि। स्रोत विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें सूचना के मूल स्रोतों का उपयोग किसी तथ्य या तथ्य की व्याख्या करने या किसी सिद्धांत को स्थापित करने या किसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। स्रोत विधि वो है कि जिसमें किसी सूचनाओं के मूल स्रोतों का उपयोग किसी तथ्य या तथ्य की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए या किसी घटना को वर्णन करने के लिए इस विधि का यूज़ किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, कि मतलब इस मेथड में टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इस पढ़ते हैं स्रोत विधि के उद्देश्य, कि मतलब जो सोर्स मेथड है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्रोतों के आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से छात्रों को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना। जो स्रोत विधि के माध्यम से छात्र अपने स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने में सक्षम वो होते हैं। डाटा एकत्रित करने, प्रासंगिक डाटा को छानने, उन्हें व्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने के प्राथमिक कौशल विकसित करना। कि मतलब सोर्स मेथड के माध्यम से बच्चे डाटा को अच्छी तरह से इकट्ठा करना सीखते हैं, उसमें से सही चीज़ों को अच्छे से छांटना सीख जाते हैं, उस चीज़ को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं और उसकी व्याख्या करने में उनकी काफ़ी सारी स्किल्स को विकसित करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्रोत विधि के लाभ, कि जो हमारा सोर्स मेथड है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराता है। ये मतलब सही रूप से एक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराता है। यह कक्षा में प्रेरक और रोचक माहौल बनाता है, कि मतलब ये एक कक्षा में काफ़ी इंटरेस्टेड और एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट को बनाता है। यह डेटा संग्रहण, सोच कौशल और अवलोकन कौशल का कौशल विकसित करता है। कि मतलब ये शिक्षार्थियों के अंदर एक सोचने की स्किल्स को डेवलप करता है, उनकी अवलोकन की स्किल्स कौशल का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्रोत विधि के नुकसान, मतलब सोर्स मेथड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है, यह एक नीरस थकाऊ है और कभी कभी यह एक उबाऊ तरीका बन जाती है। मतलब यह एक ऐसी एक नीरस थका हुआ है, मतलब इसमें बच्चे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और इसलिए एक बोरिंग मेथड भी बन जाता है। यह शिक्षक पर बहुत बोझ और पढ़ने का काम लाता है। मतलब शिक्षक के जो है उसमें काफ़ी पढ़ने के उसमें काफ़ी बर्डन डालता है। ठीक है, यह एक इंटरैक्टिव तरीका नहीं है, कि मतलब यह एक इंटरैक्टिव तरीका नहीं है कि जिसमें बच्चे आपस में या बच्चे टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करें। नेक्स्ट हमारा मेथड है डिस्कवरी मेथड, मतलब खोज विधि। खोज विधि एक पूछताछ पर आधारित सीखने की विधि है जो शिक्षा के लिए एक रचनावादी दृष्टिकोण अपनाती है, जहाँ छात्रों को स्वनिर्देशित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं का ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
अनिवार्य रूप से इंस्ट्रक्शन लेस शिक्षा। खोज के तरीके क्या है? मतलब जो डिस्कवरी मेथड है, जो खोज विधि है, ये आप एक पूछताछ करने पर आधारित होती है और इसमें बच्चे अपनी मतलब अपने स्वयं की नॉलेज, मतलब जो अपने खुद की जो नॉलेज होती है उसका अच्छी तरह से निर्माण करते हैं और अपने ही तरीके से उस प्रक्रियाओं को सीखते हैं। शिक्षण की एक असंरचित या स्थित जन पद्धति या दर्शन जिसके द्वारा छात्रों को स्वयं या अपनी गति से समस्याओं का समाधान खोजने की अनुमति देती है। मतलब जो खोज विधि होती है उसमें बच्चे अपनी खुद की उससे जो भी समस्याएं होती है उसके समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अवसर समूह गतिविधियों में संयुक्त रूप से या तो स्वतंत्र रूप से या शिक्षक के मार्गदर्शन में, कि मतलब जो उसमें अक्सर या तो बच्चे इसमें पूरे ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं या फिर अपने स्वतंत्र तरीके से अपने विचार को रखते हैं और या फिर शिक्षक के मार्गदर्शन में रहकर कोई गतिविधि करते हैं। ठीक है। अब है खोज विधि के उद्देश्य है, कि मतलब जो डिस्कवरी मेथड है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। खोज विधि को शिक्षार्थियों को वह संरचना प्रदान करनी चाहिए जिसकी उन्हें अपने दम पर विषय वस्तु पर शोध करने की आवश्यकता है। कि मतलब खोज विधि जो है वो शिक्षार्थी की वह संरचना प्रदान कराती है कि जिसमें विद्यार्थी अपने दम पर कोई विषय वस्तु को खोजते हैं, मतलब अपने दम पर कोई किसी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इस संबंध में यह एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है जिसका अनुसरण शिक्षार्थी अपनी समझ के विस्तार करने के लिए कर सकते हैं। कि मतलब ये जो डिस्कवरी मेथड है इसमें यह एक अपने ही तरीके से काम करने को मार्गदर्शन देता है और इसमें बच्चे अपनी समझ से मतलब सारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ठीक है। अब आता है खोज पद्धति के लाभ। खोज आधारित शिक्षा के कई लाभ हैं जो छात्रों को विकसित करने में मदद करते हैं। कि मतलब जो खोज आधारित शिक्षा है उसके कई सारे लाभ हैं जो विद्यार्थी की कई सारी स्किल्स को, कई सारी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। यह छात्रों से सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है। मतलब ये छात्र जो होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज़ से बच्चों को एक्टिवली जोड़ती है, किसी चीज़ से प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, स्वायत्तता होती है, जिम्मेदारी की समझ हो जाती है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और रचनात्मक और समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करता है और उस छात्र के लिए एक सीखने का अनुभव प्रदान करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम खोज पद्धति के नुकसान। यह शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के लिए समय लगता है। कि मतलब इस विधि के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। सामग्री के मामले में यह महंगा है। मतलब जो इसमें सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी महंगी भी हो सकती है या होती है। इसके लिए शिक्षक द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक योजना और तैयार की आवश्यकता होती है। कि मतलब इसमें काफ़ी सावधानी पूर्वक सारी योजनाओं को तैयार किया जाता है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। जब तक अच्छी तरह से पर्यवेक्षण नहीं किया जाता तब तक कुछ शिक्षार्थी प्रयोग से लाभ नहीं उठा सकते। कि मतलब अच्छी तरह से उसमें काम नहीं किया जाता तो बच्चे उस विधि से पूरी तरह से कोई लाभ नहीं ले पाते। नेक्स्ट हमारा खेल पद्धति, मतलब प्लेवे मेथड। सीखने की खेल पद्धति एक बाल केंद्रित विधि है। ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, ये एक बाल केंद्रित विधि है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, मेथड है, जहाँ सीखने की विधि शिक्षण बच्चे के हितों के अनुरूप अनौपचारिक और स्वाभाविक है। कि मतलब इसमें बच्चे के हित में रहकर, बच्चे की सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस विधि में बच्चा सीखता है। खेल विधि का महत्व। प्लेवे पद्धति बच्चों को संवाद करने, विचारों को साझा करने और दूसरों को सुनने की अनुमति देती है। जो प्लेवे विधि मेथड है ये बच्चों को एक दूसरे से संवाद करने में, विचारों को रखने में और एक दूसरे को सुनने में
एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बच्चे सहानुभूति विकसित करते हैं और प्लेवे गतिविधियों के माध्यम से बेहतर और मजबूत संबंध बनाते हैं, कि बच्चे अपने अंदर एक सहानुभूति विकसित करते हैं और इस प्लेवे गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी बनाते हैं। वे टीम वर्क के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं, कि मतलब एक टीम वर्क, जो टीम के अंदर है अगर कोई वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, उसके लिए एक अच्छे स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। भीड़ में अलग दिखना सीखते हैं, कि मतलब एक अगर काफ़ी जगह कहीं जा रहे तो अपने आप को एक अच्छे सही रूप से दूसरों शिक्षा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और एक सामान्य लक्ष्य होने पर दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, कि मतलब एक सामान्य लक्ष्य होने पर भी दूसरों के साथ उस चीज़ में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, अब इस खेल पद्धति के लाभ क्या क्या है वो देखते हैं। खेल आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ बच्चों की साक्षरता और भाषा के विकास को बढ़ाता है, कि मतलब जो खेल आधारित विधि है ये बच्चों में एक साक्षरता और उनकी भाषा का विकास करता है। ज्ञान संबंधी विकास, मतलब उनकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विकास, कि बच्चा सोशली सबसे इंटरेक्ट करता है तो उस चीज़ से भी उसका सामाजिक विकास होता है। भावनात्मक विकास होता है उसका, शारीरिक विकास होता है, रचनात्मक विकास होता है और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब बच्चा सीखने के लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेवे पद्धति के दोष, मतलब जो हमारा प्लेवे मेथड है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त, मतलब जो प्लेवे मेथड है ये केवल प्राथमिक स्तर पर ही उपयुक्त होता है। ठीक है, सभी विषयों को पढ़ाना संभव नहीं है, कि मतलब प्लेवे मेथड के माध्यम से हम हर एक विषय को नहीं पढ़ा सकते। सीखने की उपेक्षा, मतलब हर कोई बच्चा इस चीज़ से अच्छे से नहीं सीख पाता है। अभी भी शोध के तहत, कि मतलब अब बच्चा काफ़ी इस चीज़ में अपने आप को ढाल नहीं पाता। समय की बर्बादी, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत अधिक मित्रवत बने, मतलब कि बच्चा इस मेथड के माध्यम से बच्चा आपस में बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब फ्रेंड्स वगैरह बना लेते हैं, जिसमें उनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फील्ड स्टडी मेथड। क्षेत्र अध्ययन एक शैक्षिक तकनीकी है। जो क्षेत्र अध्ययन है वो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जो शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक सक्रिय बनाती है, छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने में मदद करता है और कौशल, दक्षताओं और सकारात्मक दृष्टिकोण को उनके मौजूदा लोगों की सक्रियता के माध्यम से विकसित करने में मदद करता है। कि जो फील्ड स्टडी मेथड है ये एक हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, कि जिसमें अधिक बच्चों जिसमें इस प्रक्रिया के अंदर शिक्षार्थी जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और उनके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स का डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, बच्चे एक सक्रिय रूप से इसमें काम करते हैं। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य, क्षेत्र अध्ययन छात्रों को अपना प्राथमिक डाटा इकट्ठा करने की अनुमति देता है। कि मतलब जो क्षेत्र अध्ययन है वो छात्रों को अपने ही बारे में एक प्राथमिक डाटा इकट्ठा करने में सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव के माध्यम से कक्षा सीखने का विस्तार करने के अवसर प्रदान करता है और क्षेत्र प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति देता है। कि मतलब इसमें बच्चा अपने स्वयं के डाटा एकत्रित करता है और अपने स्वयं के ही बारे में काफ़ी चीज़ें सीखता है और उस चीज़ जो भी यह अपने अंदर काफ़ी सुधार लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। क्षेत्र अध्ययन को सामाजिक, राजनीतिक या पारस्परिक मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण को अपनी समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है। कि मतलब जो क्षेत्र अध्ययन है वो सामाजिक
सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक मुद्दों पर अपने विभिन्न दृष्टिकोण या अपनी समझ को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाता है कि बच्चे अपने पॉइंट्स को रख सके। इस चीज़ के लिए उन्हें वो सक्षम बनाती है ये विधि, जिससे वे अन्य लोगों के मूल्यों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना सीखते हुए स्वयं के मूल्यों को स्पष्ट और उचित ठहराने में सक्षम होते हैं। कि बच्चा दूसरों की डिसीजन की हो या दूसरों की एक वैल्यू करना सीखता है इस विधि के माध्यम से। नेक्स्ट है दोष, मतलब क्षेत्र अध्ययन के क्या क्या दोष हैं। नियंत्रण की कमी भारी चरों की समस्या लगती है कि मतलब जो उसमें कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी इस विधि में काफ़ी किसी को कंट्रोल करने में काफ़ी समस्याएं होती है। दोहराना मुश्किल, मतलब इस चीज़ में हम चीज़ों को दोहराने में बड़ी काफ़ी मुश्किल होती है। डाटो को सही ढंग से रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। नैतिक समस्याएं आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि, मतलब प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोजनवाद मतलब प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। यह विधि जॉन डेबी के दर्शन पर आधारित है। इस विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं कि मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक ने दी थी। आधुनिक पद्धति में से एक जिसमें छात्र पाठ्यक्रम और अध्ययन की सामग्री को डिज़ाइन करने में देखते हैं कि मतलब जो बच्चे इस पद्धति के माध्यम से बच्चे किसी छात्र मतलब जो पाठ्यक्रम और अध्ययन की जो सामग्री है उसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करना सीखते हैं। यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है। मतलब जो विधि है कि किसी चीज़ को कर उसे सीखना, उस चीज़ पर आधारित होती है। छात्र प्रकृति परिस्थितियों में रचनावादी गतिविधियों का प्रदर्शन करता है कि जो मतलब छात्र होता है वो अपने प्राकृतिक परिस्थितियों में काफ़ी रचनावादी जो गतिविधियाँ, काफ़ी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन मतलब किसी के सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के गुण, कि मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है सामाजिक गुणों का विकास। इस विधि के द्वारा बच्चे में अधिक गुणों का विकास होता है कि मतलब इसमें बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है और उससे अलग काफ़ी सारी अनेक गुणों का भी विकास हो जाता है। अनुशासन, इस विधि में पढ़ने में समय विभाग चक्र, मतलब जो अनुशासन बच्चा उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। बच्चे को उसमें गृह कार्य मिलता है, समय अच्छे से बच्चा इस चीज़ में व्यतीत कर पाता है। बच्चे की कार्य में पूर्ण रुचि रहती है कि मतलब बच्चे की जो कार्य करने में अपना पूरा इंटरेस्ट बना रहता है। इस विधि में पढ़ने में समय विभाग चक्र नहीं बनाना पड़ता। विद्यार्थी अपना उत्तरदायित्व स्वयं अनुभव करते हैं कि मतलब इस विधि में एक टाइम टेबल अच्छे से नहीं बनाना पड़ता है। इसमें बच्चे अपने स्वयं का ही एक एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के दोष, कि शिक्षक के लिए कठिनाई, मतलब इस विधि के माध्यम से शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई हो जाती है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त ना होना, कि जो पाठ्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है या कुछ काम उनको दिया जाता है वो समय पर समाप्त नहीं हो पाता। गणित शिक्षण के अनुपयुक्त और खर्चीली, मतलब ये काफ़ी खर्चीली मानी जाती है विधि। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मतलब समस्या समाधान विधि। यह विधि प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान युग में इसे विचारशील शिक्षकों व विचारकों ने शैक्षिक साधन के रूप से स्वीकार किया है। इस विधि में छात्रों का चिंतन, तार्किक निरीक्षण और शक्ति का विकास होता है। कि मतलब जो ये समस्या समाधान विधि है ये काफ़ी समय से चलती आ रही है और ये हमारे आज के टाइम पर भी शिक्षकों व विचारकों को एक शैक्षिक साधन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है। और इस विधि के माध्यम से बच्चे अपने आप में एक चिंतन और तार्किक और निरीक्षण शक्ति का विकास करते हैं या होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के गुण, कि मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। समस्या समाधान विधि पूर्णतः मानसिक क्रिया पर बल देती है, कि जो समस्या समाधान विधि है ये बच्चे के एक मानसिक क्रिया पर, एक मानसिक
क्रिया पर काफ़ी ज़्यादा बल देती है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है। क्रियाशीलता को बढ़ाती है, तार्किक दृष्टिकोण का विकास करती है, इसमें समस्या का समाधान करना होता है, स्थान ज्ञान व दीर्घकालीन ज्ञान का विकास करती है, या मतलब स्थायी ज्ञान या फिर लॉन्ग टर्म नॉलेज, मतलब जो दीर्घकालीन ज्ञान का विकास करती है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के नुकसान। इसमें बहुत अधिक समय लगता है, इस विधि में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का समय व्यतीत होता है। नेक्स्ट है इस पद्धति को सभी विषय पर लागू करना संभव नहीं होता। यह विद्यार्थी पर कुछ सांसारिक बोझ लाद सकता है, कि मतलब ये बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा बोझ भी डाल सकता है। सीखने का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है, कि मतलब बच्चे ने क्या सीखा उस चीज़ का मूल्यांकन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन पद्धति। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति लोगों या स्थानों में परिवर्तनों को नोट करने के लिए व्यवहार का अवलोकन करता है, कि मतलब जो ऑब्जर्वेशन विधि है, या कहीं भी जो लोग है, व्यक्ति या लोग है, किसी स्थान पर अगर उनको भेजा जाता है विजिटिंग के लिए, तो वहाँ पर बच्चा किन किन चीज़ों का अवलोकन कर रहा है या किस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एक उस मेथड में आ जाता है। विशेष रूप से एक हस्तक्षेप का परिणाम के रूप में है। सबसे सरल रूप से यह अवलोकन और दस्तावेजीकरण के माध्यम से सीख रहा है। मनोवैज्ञानिक और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन सबसे आम है, कि मतलब एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञानों के अनुसार जो ये अवलोकन है, ये काफ़ी आम बात मानी जाती है, कि बच्चा इस चीज़ में काफ़ी अच्छे से सीखता है, कि वो अपने किसी चीज़ को देखकर या किसी कार्य को कर कर उससे क्या ऑब्जर्व करता है, तो चीज़ से बच्चा काफ़ी अच्छे से सीखता है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे प्यार देते रहिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे प्यार दोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। कक्षा अवलोकन का मूल उद्देश्य शिक्षक के निर्देशात्मक कौशल में सुधार करके छात्रों के परिणामों में सुधार करना, कि जो उसका उद्देश्य है वो कक्षा अवलोकन का एक मूल उद्देश्य है, कि जिसमें शिक्षक के निर्देशात्मक कौशल में सुधार करता है और छात्रों को उनके परिणामों में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। अवलोकन का एक द्वितीय उद्देश्य छात्रों के विभिन्न समूह के बीच निर्देश में संभावित असमानताओं की जांच करना है, कि मतलब इसका जो द्वितीय उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्रों के विभिन्न समूह जो ग्रुप होते हैं उनमें अलग अलग निर्देश जो बनाए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनमें जो असमानताएं होती हैं उसको जांच करने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। अब इसके फ़ायदे पढ़ेंगे। फ़ायदे हैं विश्वसनीय और उद्देश्य, मतलब ये एक विश्वसनीय है और इसके काफ़ी उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, प्रकृति स्तर, मतलब इसमें प्रकृति स्तर का मतलब ये है कि बच्चा इसमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से को देखकर ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसमें उपकरण की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। व्यक्ति और समूह के लिए उपयोगी है, कि मतलब ये व्यक्ति और एक समूह के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। समस्याओं का तुरंत पता लगाना, कि मतलब इसमें बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को समस्याओं का तुरंत पता लगा पाता है। व्यवहार का सीध माप, कि बच्चा अपने व्यवहार को भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने व्यवहार में भी काफ़ी विकास करता है और दूसरे के व्यवहार को भी अच्छे तरीके से समझ पाता है। प्रत्यक्ष जानकारी का प्रदान करता है, कि इसमें बच्चा एक सही रूप से सही तरीके से जानकारी को प्रदान करता है। ठीक है, अब इस मेथड के दोष पढ़ेंगे। कम सटीकता, धीमा या श्रम साध्य है, मतलब इसमें काफ़ी कम सटीकता होती है, इतना सटीक नहीं होती, और ये काफ़ी एक धीमी विधि होती है, इसमें बहुत धीरे तरीके से काम किया जाता है। पक्षपाती होती है, भाषा बाधा होती है और शामिल, मतलब काफ़ी जोखिम, मतलब काफ़ी समस्या इस विधि को करने में भी आ सकती है। लोगों से सहयोग की कमी, के मतलब जो लोगों का जो सहयोग है वो भी पूरी तरह से नहीं होता। विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी पेंडुलम
पद्धति मतलब पेंडुलम मेथड। झूलता हुआ पेंडुलम अक्सर एक भाषा शिक्षण पद्धति को रेखांकित करने वाले बदलते सैद्धांतिक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। कि मतलब जो पेंडुलम मेथड है वो अक्सर भाषण शिक्षण पद्धति को रेखांकित मतलब उसको पॉइंट करने के लिए इस पद्धति का एक रूप में इसका उपयोग किया जाता है, वर्णन के रूप में। ठीक है। एक पेंडुलम की तरह जो बाएं और दाएं झूलता है, कई भाषा शिक्षण विधियां भी आगे और पीछे झूलती है। कि मतलब जो एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूमता है, और जैसे हमारी भाषा शिक्षण है, उन वो विधियां भी ऐसे ही आगे पीछे झूलती रहती हैं, जिसमें किसी भी रूप या अर्थ पर जोर दिया गया है, जिसमें किसी भी रूप या अर्थ पर काफ़ी जोर दिया जाता है। अब इस विधि के क्या उद्देश्य हैं? परस्पर विरोधी गतिविधियों का पहचान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया के तत्वों को मार्गदर्शन करने और एक संगठन के भीतर कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। कि मतलब इस विधि के माध्यम से जो विरोधी की गतिविधियाँ उसको पहचान करने में और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को पहचानने में, और एक मतलब इसमें चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उस चीज़ को सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद करता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और सहायक उद्देश्यों के बिना लक्ष्य विस्थापन और अक्सर होता है। कि मतलब इसमें यह है कि मतलब लक्ष्यों और सहायक उद्देश्यों के बिना इसमें कुछ मतलब ज़्यादा लक्ष्य विस्थापन अक्सर होता ही है। मतलब अगर इसमें कोई ऑब्जेक्टिव या कोई एम्स नहीं होता तो ये काफ़ी मतलब इतनी हेल्पफुल भी नहीं होती है। लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण मूल्यों से प्रभावित होता है। कि जो लक्ष्य और उद्देश्य का जो निर्धारण है वो हमारे मूल्यों से प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सहसंबंध विधि, मतलब जो कोरिलेशन मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा सहसंबंध विधि कोरिलेशन मेथड एक विषय का दूसरे विषय से संबंध क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। कि जो मतलब एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो संबंध होता है वो एक सहसंबंध कहलाता है। इस तरह के सहसंबंध को बहुपक्षीय सहसंबंध भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक किसी विशेष कक्षा के क्षैतिज सहसंबंध की सहायता से कक्षा के अन्य विषयों को विषय की विषय वस्तु से ले सकता है। कि मतलब एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो एक अलग किसी दूसरे विषय वस्तु से भी की सहायता से उस चीज़ को पढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा इस विधि के क्या क्या उद्देश्य हैं? सहसंबंध अनुसंधान का उद्देश्य उन चारों की पहचान करना जिनका किसी प्रकार का संबंध है। कि मतलब इस जो विधि है इसके माध्यम से मतलब जो सहसंबंध बनता है विषयों के बीच में उन सबके उद्देश्यों की पहचान करना, और इस हद तक कि एक में परिवर्तन दूसरे में कुछ परिवर्तन पैदा करते हैं। कि मतलब अगर एक में कोई परिवर्तन होता है तो वो दूसरे में भी किसी तरह का परिवर्तन पैदा करता है। ठीक है। अब इसके लाभ, कारण संबंधों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कि जो मतलब जो कारण है वो संबंधों की एक तरीके से भविष्यवाणी कर सकते हैं। मानव व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अधिक लागत प्रभावी हो सकता है। कार्य प्रणाली और सांख्यिकीय विश्लेषण को लागू करना आसान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके नुकसान, कोई कारण और प्रभाव नहीं है। मतलब इसका कोई कारण या कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है इतना। परिणामों में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो परिणाम निकलते हैं उस पर कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। तीसरी, परिवर्तनीय समस्या उलझन पैदा करने वाले कारकों की संभावना। मतलब इस सहसंबंध के मतलब जो सहसंबंध बनता है एक विषय का दूसरे विषय के साथ, उस चीज़ से काफ़ी उलझन भी पैदा हो सकती है या समस्याएं भी आ सकती है। ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा चर्चा विधि। चर्चा के तरीके एक शिक्षक और छात्रों के बीच या छात्रों के बीच विचार सीखने, समस्या को सुलझाने, समस्याओं या साहित्यिक प्रशंसा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विचारों के मुक्त सहयोगी आदान प्रदान
के लिए विभिन्न प्रकार के मंच हैं कि मतलब जो चर्चा विधि है इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी अपने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अपने उस चीज़ को आदान प्रदान करता है, और इससे काफ़ी शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में इंटरेक्शन भी होता है। यह निर्देश की उस पद्धति को संदर्भित करता है जो विद्यार्थी को कुछ मुद्दे पर मौखिक रूप से अपने या विचार राय व्यक्त करने का अवसर देती है। मतलब जो चर्चा विधि है इसमें क्या होता है कि शिक्षक या शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करने का उनको अवसर देता है कि बच्चे अपने ही विचारों को अच्छी तरीके से शिक्षक के सामने व्यक्त कर पाते हैं, तो उस चीज़ में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इस चर्चा विधि के उद्देश्य क्या है। प्रायोगिक ज्ञान, छात्रों पर जोर, क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दें और प्रश्नों का उपयोग। ठीक है, अब है इसके लाभ। क्या क्या इसके लाभ हैं। पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर, के मतलब इसमें रट्टाफिकेशन की बजाय इसमें सीखने पर जोर दिया जाता है। सभी की भागीदारी इसमें होती है। लोकतांत्रिक तरीके से सोचने का विकास होता है। चिंतनशील सोच में प्रशिक्षण होता है। सहनशीलता की भावना का संचार होता है। पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाता है। ये इस विधि के लाभ थे। अब इस विधि के नुकसान। चर्चा पद्धति सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, कि जो चर्चा पद्धति है वो सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती है इतनी। इसका उपयोग केवल उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जिन्हें विषय में कुछ बुनियादी ज्ञान है, कि मतलब इस पद्धति का उपयोग उन्हीं छात्रों के लिए किया जा सकता है कि जिनको इन विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। कुछ छात्र भाग लेने में शर्म या अनिच्छा महसूस कर सकते हैं, कि मतलब कोई कोई छात्र जो होता है वो क्लास में एक कक्षा में अपने विचारों को व्यक्त करने में काफ़ी शर्म या इतना उस चीज़ से घुलते नहीं हैं कि हाँ वो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सके, जबकि अन्य सभी होने की कोशिश करते हैं और अन्य सभी इस चीज़ में व्यक्त मतलब अपने विचारों को रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पूरी देखें और उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे को प्यार दोगे तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊँगी आपके साथ।